न्यूरो अर्थात तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग आधुनिक जीवन शैली के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। जीवन में तनाव बढ़ रहा है और शारीरिक श्रम घट रहा है। खानपान में भी नमक, शक्कर, वसा की मात्रा बढ़ती जा रही है और नई पीढ़ी पिज्जा, बर्गर, नूडल्स और अनेक तरह के फास्ट फूड की दीवानी होती जा रही है। परिणाम स्वरूप लकवे और ब्रेन हेमरेज के रोगी भी बढ़ते जा रहे हैं। न्यूरो संबंधी रोग क्या है या तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग क्या है, इनके कारण क्या है, लक्षण क्या है और किस तरह से इनका उपचार संभव है, आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर एस.एन. गौतम, सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, मेडिकल कॉलेज कोटा। और आज का हमारा विषय है न्यूरो संबंधी समस्याएं और समाधान, और इस कार्यक्रम के सूत्रधार के रूप में मैं हूं आपके साथ किरण। तो सबसे पहले नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार जी। और हम अपने सभी श्रोताओं को बता दें कि आपकी सहभागिता इस कार्यक्रम को और भी आगे तक लेकर के जाएगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आप प्रश्न कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है और एक जानने वाला विषय भी है, क्योंकि इससे संबंधित जानकारी लोगों के पास बहुत कम है। तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग या न्यूरो संबंधी रोग। टेलीफोन लाइन आपके पास है हमेशा की तरह, फिर भी हम एक बार हमारे नए सुनने वालों को बता देते हैं। 3 टेलीफोन लाइन्स आपके पास हैं, 23-20-20-8, 23-20-20-9 और 2-3-3-3-4-4-4, और एसटीडी कोड है कोटा का 0744। तो तैयार हैं आप भी और हम भी तैयार हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला प्रश्न ये है कि न्यूरो संबंधी रोग क्या है, ये नहीं पूछेंगे हम, बल्कि ये पूछेंगे कि आपके पास किन रोगियों को आना चाहिए। अधिकतर होता है कि कहीं हमारे शरीर में दर्द होता है, नसों में दर्द होता है, तो हम सोचते हैं कि हमें न्यूरो सर्जरी के पास जाना चाहिए, सर्जन के पास जाना चाहिए या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। सर्जरी तो बाद में है, लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट, और ये एक नाम बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, न्यूरोलॉजिस्ट। तो लगता है कि सही जगह वही है। तो क्या हर तरह का नसों का दर्द आपके पास ही उसका इलाज है? देखिए, अपने शरीर में 2 तरह की नसें होती हैं। एक होती है दिमाग से संबंधित और एक होती है दिल से संबंधित। सामान्यतया जो दिमाग से संबंधित नसें जो होती हैं, जिनको कि नर्व्स बोलते हैं, उनसे संबंधित बीमारियों का उपचार न्यूरो सर्जरी या न्यूरोलॉजिस्ट के पास उपलब्ध होता है। लेकिन जैसे खून की नसों की संबंधित जो भी होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार पैरों में खून की नसें फूल जाती हैं, नीली नीली पड़ जाती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, या हाथ में कोई कालापन आ जाता है, तो इस तरह की जो समस्याएं होती है खून की नस से ब्लॉक से संबंधित होती है। इसके लिए आपको कार्डियोलॉजिस्ट या वेस्कुलर सर्जन के पास जाना होता है जी। दिमाग की नसों से जो संबंधित बीमारियां होती हैं, उसमें आपको जैसे कि गर्दन में दर्द, गर्दन में अकड़न, कमर में दर्द होना, कमर में अकड़न हो जाना, दोनों पैरों में या एक पैर में सुन्नपन आना, पैर का भारीपन हो जाना, चलने फिरने पे पैर का सुन्न हो जाना, हाथ काम करते करते कमजोर हो जाना, हाथ में से चीज छूट जाना, कोई हाथों में कंपन आना, कंधे में अकड़न, एक कंधे से लेके एक हाथ तक लगातार भारीपन या दर्द होते रहना, सिर में दर्द होना, इस तरह की जो बीमारियां होती है उसके लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से मिलना चाहिए जी। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं, सुन्न हो जाना, हाथ से चीज का छूट जाना या पकड़ कमजोर हो जाना, ये सब कहीं ना कहीं लकवे की तरफ इशारा कर रही है। तो क्या ये लकवा ही होता है? लकवा, इसको लकवा तो नहीं बोलेंगे, पर लकवे के एक तरह के लक्षण है ये। लकवा कई तरह से हो सकता है। सामान्यतया लकवा, जिसको सामान्य भाषा में बोलचाल में बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रोक। दिमाग में इन्फाक्ट, यानी कि दिमाग के किसी हिस्से में खून का नहीं पहुंच पाना जी, उस दिमाग के हिस्से को प्रभावित करता है। और दिमाग का वो हिस्सा शरीर के जिस अंग को कंट्रोल करता है, उस अंग का काम करना बंद करना, उसको बोलते हैं लकवा। लेकिन इसके अन्य कई कारण भी होते हैं। जैसे कभी दिमाग में कोई ट्यूमर होता है, वो भी दिमाग के उस हिस्से को प्रभावित करता है, उससे अपोजिट साइड में लकवा हो जाता है। कई बार जो आंखों से देखने की रोशनी चली जाती है, उसको आंख का लकवा बोलते हैं। कई बार चेहरा टेढ़ा हो जाता है तो चेहरे की नस को दबा देता है, उसको भी लकवा बोलते हैं। कई बार गर्दन में जो स्पाइन होता है, उसमें नसों पे दबाव आ जाता है, छल्ला खिसक जाता है, तो चारों हाथ पैर में लकवा हो जाता है। तो लकवे के बहुत सारे कारण होते हैं, एकमात्र कारण स्ट्रोक ही नहीं होता है जी जी। लेकिन लकवा अगर होता है तो उसके लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से मिलना आवश्यक है जी। चलिए, इस बात को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे श्रोता जागरूक हैं और जुड़ चुके हैं हमसे, तो पहले उनसे बात करते हैं जी। हेलो। हेलो, शायद ये लाइन से ही हट गए हैं जी। हेलो, आज श्रोता हमसे ठीक तरह से जुड़ नहीं पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत सारी बातें हैं। तो अभी आपने जो बताया कि एक ही कारण नहीं होता है, तो
इलाज के बारे में बात करें सीधे, या हम ये जाने कि आपके पास किस स्थिति में आना चाहिए, सबसे पहले कितनी जल्दी से जल्दी आना चाहिए, कहना चाहिए कि इलाज का पात्र कौन है? देखिए, सबसे पहले तो ये आवश्यक है कि आपको जैसे ही सिम्टम शुरू हो आप उसको टालें नहीं, उसको दिखाएं जी। आप अपनी जगह जो भी करना चाहते हैं, जैसे कोई मंदिर जाते हैं, किसी को कोई को टोटका करते हैं, वो तो करें, लेकिन डॉक्टर को जरूर दिखाएं। क्योंकि नर्वस सिस्टम से संबंधित अगर कोई भी बीमारी आप लेट स्टेज में लाते हैं, उसके रिजल्ट उतने अच्छे आपको नहीं मिल पाते हैं। एक फोन ले लेते हैं ना साहब जी। हेलो। हाँ किरण जी, राम राम। राम राम। हम गांव बुढ़ा में बोलते राम प्रसाद टेलर। हाँ राम प्रसाद जी, पूछिए, प्रश्न क्या है आपका? डॉक्टर साहब, हमारे प्रधान साहब का जैसे हमारे ये घुटना च ना, जिका ऊपर दोनों पाँव में सुन कर साथ साथ में कोचर भी चालच और ये गुल को लागच, तो ये काई बीमारी च काई कोई ना बुखार आई जी साहब, जब सोई जी साहब। देखो, दोनों पैरों में अगर सुन्नपन है, भारीपन है, गुलका यानी कि दर्द होता है, शूटिंग पेन जिसको बोलते हैं, तो ये कहीं न कहीं आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। तो कहीं न कहीं आपके स्पाइन में कहीं न कहीं कोई दबाव है नस पे, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को दिखाना चाहिए। इसके लिए मेडिकल कॉलेज में MBS हॉस्पिटल कमरा नंबर 116 गौतम टेंटा सांगोद बटे हुए जोर यहां सुन यहां का कुछ को सांगोद भी सांगोद में तो कोई न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट उपलब्ध है नहीं, उसके लिए पड़ेगा, दूर नहीं है आप राधेश्याम जी, नजदीक ही है सांगोद से। कोकोटा दिखाऊं फिर? आप कमरा नंबर 116 महाराव भीम सिंह हॉस्पिटल। सोमवार को मैं बैठता हूँ सुबह 8 से 2 हॉस्पिटल के टाइम में। गुरुवार को नवीन चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक कमरा नंबर 10। तो राधेश्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। हाँ चलिए, नाम में कुछ नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन हाँ आपने प्रश्न अच्छा किया है। 116 नंबर में जी धन्यवाद। ठीक। और डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा लगा कि आपको, मतलब हमें भी मालूम है कि सभी डॉक्टर्स को एक लोकल लैंग्वेज भी जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे इन्होंने कहा गुलका, और आपने बहुत जल्दी पकड़ लिया कि ये क्या बीमारी है, क्योंकि इनकी भाषा अपनी अलग है अपनी बताने की सभी की। तो हम जो बात कर रहे थे कि पात्र कौन है, कब किस समय तक आया जा सकता है दिखाने के लिए, और उसी से संबंधित एक अभी आपने जो बात बोली उसमें हमें एक चीज़ और याद आ रही है कि जब तक आपके पास आए तब तक क्या ट्रीटमेंट लेकर के आए? देखिए, इन चीजों में कोई प्राइमरी ट्रीटमेंट तो होता नहीं है जी। जैसे किसी को दर्द है, दर्द की गोलियां वो खाते रहते हैं, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक नहीं खानी है। शुरुआती स्टेज में होता है तो उस समय कहते हैं कि कोई दवा है वो लेकर के और आ जाएं। स्ट्रोक अगर होता है तो उसमें हम टेबलेट एक एस्पिरिन प्रिस्क्राइब करते हैं, पर उसके लिए CT स्कैन आवश्यक होता है। कई बार उसमें हाइपरटेंसिव ब्लीड, जैसे मैंने कहा ना, लकवे के बहुत सारे कारण होते हैं जी। अगर ब्रेन हेमरेज की वजह से लकवा हुआ है और आपने उसको एस्पिरिन की टेबलेट दे दी तो उल्टा हेमरेज बढ़ जाएगा। हाइपरटेंसिव की वजह से हुआ है तो बढ़ जाएगा। तो उसके लिए प्राइमरी तो यह है कि आप कोई भी निकट में जो भी डॉक्टर है उसको दिखाएं और उसकी सलाह से आगे आप ट्रीटमेंट जी। एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार। जय बजरंग रेड्डी। हाँ बस स्टैंड बंडा बेली से लक्ष्मण चाय वाली। जी लक्ष्मण जी, प्रश्न कीजिए आपका। हमें पूछना चाहते, एक है दादा है, उनका भी थोड़ा पीड़ा में हो गया है, ये क्या कारण हुई है? क्या हुआ है आपको? तो टेढ़ा जो मुंह हो जाता है, टेढ़ा मुंह टेढ़ा हो गया, बोलने लगते हैं, टेढ़ा हो गया है जी। मुंह टेढ़ा होने के जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ये आपको एक दिमाग की एक नस होती है, उसको हम फेशियल नर्व बोलते हैं, जो फेस यानी कि चेहरे की नसों को कंट्रोल करती है। उसमें खराबी आने से मुंह टेढ़ा हो जाता है, उसको फेशियल नर्व पाल्सी बोलते हैं। इसके कई सारे कारण हैं, ट्यूमर भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोई चोट लगने के बाद भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना आवश्यक होगा। अच्छा। और क्या क्या सावधानी रखना चाहिए कि ये अभी हम सब बातें करते रहेंगे इस कार्यक्रम में। लक्ष्मण जी, फिलहाल आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता है हमारे साथ। हेलो नमस्ते। नमस्कार जी, योगेश जांगड़े। हाँ योगेश जी, प्रश्न कीजिए। है ना? हेलो। हाँ प्रश्न कीजिए योगेश जी। लकवे के बारे में है ना? हाँ जी, लकवे के बारे में स्पेशल नहीं है, हाँ न्यूरो संबंधी जो बीमारी है। पूछ सकते हैं? पूछिए।
जी मतलब जैसे किसी को लकवे का प्रॉब्लम है तो उसको कितनी देर बाद मतलब करवट मतलब कराते रहना चाहिए? देखिए, अगर कोई पेशेंट लकवे का है और वो लकवे में बेड रिडन है, जिसको बोलते हैं कि हम पेशेंट बेड पे लेटा हुआ रहता है, तो उसको हमें हर 1 घंटे के अंदर करवट दिलाना चाहिए। करवट इसलिए दिलाना चाहिए कि अगर किसी भी शरीर का अंग को आप करवट या हिलाएंगे नहीं, तो वहाँ पे जो रक्त का संचार है, वो रक्त का संचार कम हो जाता है और वहाँ पे घाव होना शुरू हो जाता है, जिसको बेड सोर बोलते हैं। बेड सोर होने के बाद इन्फेक्शन बढ़ जाता है और मरीज की जान को खतरा बन जाता है। इसलिए उसको हर घंटे करवट दिलाएं। मार्केट में एयर मेट्रेस अवेलेबल है, जिनमें हवा होती है, पानी का गद्दा होता है। अगर वो लगा देते हैं तो हर 2 घंटे में दिलाना आवश्यक होता है। अच्छा, धन्यवाद योगेश जी। श्रोता बराबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, डॉक्टर साहब अतुल बोल रहा था। नमस्कार डॉक्टर साहब, क्या विटामिन B12 की कमी से भी ये चीज थोड़ा प्रॉब्लम करती है? जी बिल्कुल, आपने सही पूछा है। विटामिन B12 को मिथाइल कोबालामिन बोलते हैं सामान्य भाषा में। और मिथाइल कोबालामिन जो नर्व होती हैं, उनकी माइलिन शीथ को बनाने में बहुत बड़ा योगदान होता है उसका। अगर उसकी कमी हो जाती है तो जो नस होती है उसकी माइलिन शीथ में डिजेनरेशन शुरू हो जाता है। उसकी वजह से नर्व का जो कंडक्शन वेलोसिटी है वो कम हो जाती है और नसों का सुन्नपन, नसों में भारीपन, चलते फिरने में धक्के आना, ये सब शुरू हो जाते हैं। तो B12 बहुत आवश्यक है, जो कि प्योर वेजिटेरियन की डाइट में नहीं होता है, तो उसको सप्लीमेंट लेना आवश्यक होता है। और मौसम कितना गुनाहगार होता है कि इंसान के उसमें लाइफ में? मौसम इतना गुनाहगार कभी नहीं होता। मौसम तो सबके लिए लाभदायक होता है, लेकिन सर्दियों का जो मौसम होता है स्पेशली, उसमें सर्दियों की वजह से अपनी मसल्स जो होती हैं, मांसपेशियां, थोड़ी सिकुड़ जाती हैं सर्दी की वजह से। तो उसकी वजह से नसों में थोड़ा सा दबाव बढ़ जाता है, उसकी वजह से अकड़न शुरू हो जाती है। सर्दी की वजह से आप पानी पीना कम शुरू कर देते हैं। जब कम पानी पीते हैं आप, तो शरीर में जो ब्लड होता है उसमें थक्का बनने की कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब, तो शरीर में से पसीना ज़्यादा निकलता है, डिहाइड्रेशन होता है, तो भी स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाती है जी। अगर आप सावधानी रखें, पानी बराबर लें, सर्दी से बचाव रखें, गर्मी से बचाव रखें, तो मौसम तो हमेशा लाभदायक ही रहता है। जी जी जी, प्रकृति है ये, तो अपने अनुसार बदलती है और एक वक्त पर बदलती है, उससे सब मालूम है। लेकिन हाँ, हमारी कुछ कमियां होती हैं और असावधानियां होती हैं, लापरवाही होती है, जिनके कारण से उसका खामियाजा हम भुगतते हैं और दोष कहीं और दे देते हैं। खैर अतुल जी, बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम से जुड़े आप और अच्छे प्रश्न किए। डॉक्टर साहब, तो हम बात कर रहे थे कि इलाज के आने तक, लेकिन अब इस बात को आगे बढ़ाएंगे हम कि कब इसका इलाज संभव नहीं है। जी, इसका इलाज हर वक्त, हर समस्या का इलाज संभव है। कुछ इलाज इस तरह के होते हैं जो ब्रेन से संबंधित कोशिकाएं, उसमें डेथ हो जाती है उनकी। तो कभी आप शायद ये कहते होंगे कि देर कर दिया नहीं। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। जो ब्रेन की सेल को डेथ हो जाती है तो रिजनरेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे लकवे का कोई मरीज अपने पास आता है और वो लगभग, ये मान लीजिए आप 8-10 घंटे बाद आ रहा है, उसको बड़ा लकवा है, स्ट्रोक हुआ है, तो उसमें जैसे एक हाथ पैर का लकवा होता है, उसके रिकवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। फिजियोथेरेपी हम बाद में रिहेबिलिटेट कराते हैं, लेकिन फिर भी चांसेस कम हो जाते हैं। कभी कभी ब्रेन ट्यूमर से पेशेंट आता है जिसकी दोनों आंखों से दिखना बंद हो जाता है, कान से सुनना बंद हो जाता है। उसमें हम ट्यूमर तो निकाल देते हैं, उसकी जान तो बच जाती है और आंखों की रोशनी लगभग वापस नहीं आ पाती है। कई बार ऐसा होता है ब्रेन में हेमरेज होता है, पेशेंट बीपी की गोली नहीं खाता, भूल जाता है, बीपी बढ़ जाता है, हेमरेज हो जाता है, तो उसमें जो ब्रेन का हिस्सा डैमेज हो गया है वो रिजनरेट दोबारा नहीं हो सकता है, तो उसको डेफिसिट हमेशा के लिए रह जाती है। हम उसको फिर यही समझाते हैं कि आप इसकी सेवा करिए, फिजियोथेरेपी कराइए, इसमें 100% रिकवरी पॉसिबल नहीं है। तो वक्त पर हम जागें और जैसे ही उसके थोड़े से भी लक्षण हमें दिखाई दें तो जो नज़दीकी चिकित्सक हैं उनके पास जाएं और बाद में वो जैसा भी कहें उनका उस तरह से पूरा फॉलो करें। जी जी। अधिकतर जो शिकायतें देखने को मिलती हैं, या आपके पास भी आते होंगे मरीज जिनको बैक पेन होता है, सर्वाइकल पेन होता है, और वो एक जिद है कि हमें कुछ जिंदगी में आगे बढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ना है, आपकी तरह डॉक्टर बनना है तो ये इसमें बैठना, बहुत देर तक बैठना, और हमारे जो कोचिंग के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए हम विशेष रूप से जानना चाहेंगे कि वो अपनी स्टडी किस तरह से करें, किस तरह की बीमारियों से बचे रहें, क्या सावधानी रखें। जिसमें पहले तो जो यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं, तो ये एक तरह से एजुकेशन सिटी है, इट इज प्राइड ऑफ कोटा। हमें बड़ा अच्छा लगता है, सब तरह से लोग यहाँ आते हैं पढ़ाने बच्चों को, बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, अपना कैरियर बनाते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ सावधानियां भी रखना आवश्यक होती है। जैसे कि लगातार वो सिटिंग करते हैं तो सिटिंग पोस्चर उनका सही नहीं होता है। उनकी टेबल कुर्सी में सीधे बैठ के पढ़ाई करें, हमेशा
पैरों को बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे रखें, पैर जमीन को छूते हुए रहें, ऐसा नहीं लटके रहें। ऐसा करने से उनके फिर कमर में दर्द शुरू हो जाता है। कई बार जब वो पढ़ते हैं तो उनके हाथ बिल्कुल हवा में झूले हुए रहते हैं, जबकि कोहनी उनकी टेबल पर लटकी रहनी चाहिए। जो उनकी गर्दन है उसको बीच बीच में हर आधे घंटे में थोड़ा सा मोबिलाइज करें, वरना सर्वाइकल पेन शुरू हो जाता है। कुछ बच्चे लेट के पढ़ते हैं तकिया लगा के मोटा, तो उसकी वजह से सर्वाइकल स्पाइन में आपको लगातार तनाव होने से उसकी कंधा में और हाथ में जकड़न शुरू हो जाती है। इस तरह के बच्चे बहुत आते हैं। कुछ योगदान हमारे अभी फिलहाल जैसे रोड का भी है, रोड बड़े खराब है, लोग बच्चे बाइक चलाते हैं, गड्ढों में गाड़ी जाती है, बेके कुछ सर्वाइकल स्पाइन के इसलिए आते हैं। तीसरा, आधुनिक जीवन शैली में वो जिम जाते हैं, इंस्ट्रक्टर पास में होता नहीं है, वेट लिफ्टिंग करते हैं। सडन वेट लिफ्टिंग से भी उनको जर्की मूवमेंट होती है, उसमें स्पाइन की प्रॉब्लम और स्पाइन की इंजरी होना बड़ा वो मतलब प्रोन हो जाते हैं बच्चे उसके लिए। तो कुछ चीजों का ध्यान रखें, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर साइकिलिंग, सीधे बैठ के पढ़ना है, लेट के नहीं पढ़ना है, खान पान में सीजनल जो फूड आते हैं वो खाना है, दूध दही की मात्रा सही लेनी है, गाड़ी को शांति से चलाएं, ब्रेक करो गड्ढों पे गाड़ी को उछाले नहीं। तो ये सब चीजें जो सर्वाइकल और लंबर स्पाइन से इनमें बहुत हद तक बचा जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, सुनने में आपकी सभी बातें बहुत अच्छी हैं, जिनका कि अगर पालन किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ मजबूरियां हैं हमारी, जैसे कि बच्चे माता पिता के साथ नहीं रह रहे हैं, वो हॉस्टल में रह रहे हैं, हॉस्टल का खाना खा रहे हैं। इसके अलावा जो उनका स्टडी टाइम है, जो कोचिंग का एक्चुअल टाइम है, वो बहुत ज्यादा है, सुबह 6 बजे से लेकर के 6:30 से लेकर के लगभग 1-1:30 बजे तक। उस वक्त वो बीच में अगर उठना भी चाहें तो दूसरा लेक्चर जो है वो शुरू हो जाता है और वो उठ नहीं पाते हैं। जैसा कि आप कहते हैं हर आधे घंटे बाद उठें, तो जो पीरियड्स हैं उनके वही इतने लंबे लंबे हो रहे हैं। तो जो वाकई उस वक्त बैठे बैठे कर सकें और जो उनके लिए उपयोगी हो, कुछ ऐसा बताएं कि क्लास भी डिस्टर्ब ना हो और हमें भी फायदा हो जाए। मैंने उसके लिए बताया कि बिल्कुल उसको सीधे बैठना चाहिए, पैर जमीन पे लगे हुए होने चाहिए, पैर राइट एंगल पे मुड़े हुए होने चाहिए। और दूसरा चीज ये है कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो इतने बिजी शेड्यूल में भी सुबह योगा कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। तो बच्चे इतना बिजी नहीं है, हालांकि इन पे बहुत ज्यादा है, पर ये फिर भी मूवी देखने जाते हैं, सिटी मॉल में घूमते हैं, हर चीज करते हैं। तो थोड़ा सा टाइम स्वास्थ्य के लिए निकालें, थोड़ा सा रोज 20 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लें। बहुत अच्छी बात है। 20 मिनट स्ट्रेचिंग करेंगे दिन भर के लिए, मसल्स उनकी स्ट्रेच रहेंगी, तो ये प्रॉब्लम नहीं होंगी। तो बहाना नहीं चलेगा। बहाना तो नहीं चलेगा। पहला सुख निरोगी का आया, तो उसके बाद बाकी सब चीजें आप सोचती नहीं रहेंगे एग्जाम कैसे दे पाएंगे। तो बहाने छोड़िए और थोड़ा समय अपने लिए निकालिए। लेकिन हमारे साथ कॉलर अभी नहीं है, खैर, तो हम जानेंगे आपसे कि जो इलाज होता है उसमें जो दवाइयाँ दी जाती हैं, तो सुनते हैं कि जितनी गंभीर बीमारियां होती हैं उन दवाओं के उतने ही साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो जो न्यूरो संबंधी बीमारियां हैं उनकी जब दवाएं ली जाती हैं तो किस किस तरह के साइड इफेक्ट्स बॉडी पर आते हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि दवाओं के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। ये आयुर्वेद की औषधि तो नहीं है, एलोपैथी है, तो हर दवा के इफेक्ट होंगे। तो बॉडी में कोई चीज इफेक्ट करती है तो उसके रिएक्शन में साइड इफेक्ट भी होते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमें ये देखना होता है कि किसके लाभ ज्यादा है और हानि कम है। हम दवा वो देते हैं डॉक्टर कि उसकी हानि कम से कम हो मरीज को और उसके लाभ ज्यादा से ज्यादा हो। जी, तो आप ही के दिशा निर्देशों पर चलें, खुद अपनी मर्जी से दवा ना तो लेना बंद करें। कई बार होता है कि मरीज को आपने 10 दिन की दवा लिखी है, वो उसको रिपीटेडली 6 महीने लेता रहता है, और फिर आता है दवा से आराम ही नहीं आया डॉक्टर साहब। पर्चा देखते हैं, पता लगा 10 दिन की दवा लिखी थी, बंद करने को कहा था, वो 6 महीने बाद असल में होता क्या है डॉक्टर साहब कि किसी दवा से आराम आने लगता है तो कंटिन्यू जी, जबकि होता यह है कि आप उसकी मात्रा घटाते हैं निरंतर। एकदम से जैसी बीमारी होती तो हाई डोज, फिर उसके बाद थोड़ी धीमी धीमी, तो जाना जरूरी है। परामर्श तो टाइम पे लें, समय पे लें, और हर चीज के इफेक्ट अच्छे हों ये भी जरूरी नहीं है। फिर भी कोशिश यही होती है कि मरीज उसके लिए सूटेबल हो, कि वो दवा उसको काम करे। जी, एक और कॉलर। जी, हेलो। हेलो जी, नमस्कार जी, राधेश्याम चित्तौड़ा तलवंडी से बोल रहा था सर। हाँ जी, राधेश्याम जी। हाँ डॉक्टर साहब और आपको स्टाफ को प्रणाम। जी नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब से जानना चाह रहा था, इस भागती दौड़ती जिंदगी में घरेलू, सामाजिक और ये मोबाइल का बढ़ता हुआ चलन और ये कई तरह की परिस्थितियों और समस्याओं के कारण तनाव दिमाग में बराबर बना रहना और प्रॉपर नींद नहीं आना, क्या इस बीमारी को बढ़ावा देता है साहब? आपने बिल्कुल सही कहा। जो आधुनिक जीवन शैली है उसमें तनाव की मात्रा बढ़ती जा रही है, रिश्ते पीछे छूटते जा रहे हैं। लेकिन इसका एक उपाय भी है। अगर आप किसी भी परिस्थितियों के साथ जुड़ेंगे नहीं, चलेंगे नहीं साथ में, तो आप कहीं पीछे छूट जाएंगे। तो इनको तो आप रखें, पर एक लिमिट जैसे कर दें। जैसे कि आप सपोज करिए आपके पास बाइक है, अब आप बाइक से कहीं दूर जाना है तो जाएं, लेकिन पास में कोई आधा 1 किलोमीटर में कुछ करना है आपको, कोई शॉपिंग करनी है, तो आप पैदल जाएं।
जरूरी नहीं है आप घर के कमरे में बैठे हैं, दूसरे कमरे में आप फोन करके बता रहे हैं कि मेरे लिए चाय ले आओ, खुद पैदल जाके बोल दो। जी, जी। तो थोड़ा सा लिमिट करें, और लिमिट करने के लिए तो कोई भी इंस्ट्रक्टर आपको नहीं बता पाएगा, आपको खुद को करना है उस पर लिमिट कहाँ करनी है। जी। तो आप इसके साथ बिल्कुल जिसे बोलते हैं कि सावधानी बरतते हुए इनको यूज करें। जितना हो सके अपने शरीर को काम में लें, बैलेंस रखें। जी। ये प्रॉपर नींद नहीं आना और ये फास्ट फूड का जो चलन है, ये भी इन बीमारियों को क्या निमंत्रण देता है? जी, तो हर बीमारी को फास्ट फूड जो है वो वेस्टर्न कल्चर के लिए सूटेबल है। अपने यहाँ पे तो जो फास्ट फूड है वो सूटेबल है नहीं, लेकिन फास्ट फूड इसलिए कि वो रेडीमेड बन मिल जाते हैं, हर संडे को लोग चले जाते हैं, एक इस तरह की एक जीवन शैली बना ली है। फास्ट फूड कम से कम यूज में लें, क्योंकि उसमें फैट ज्यादा होता है, और फैट जो होता है वो बॉडी के लिए किसी भी लिए अच्छा नहीं है, किसी भी तरह से। ये कमर दर्द और पैर दर्द में जो होता है, लोग जनरली जैसी बीमारी में दवाएं ले लेते हैं दर्द की, क्या निवारण है इसका भी कोई? जी, कमर दर्द और सर्वाइकल स्पाइन जो भी उसका गर्दन का दर्द है, उसमें दर्द निवारक दवाइयां लगातार लेना अच्छा नहीं है, और अगर दवा ले रहे हैं तो डॉक्टर के निर्देशानुसार ही लें आप, क्योंकि उनको पता है कितने दिन देनी है और कब तक देनी है। लेकिन इनका परमानेंट जो इलाज है वो तो आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उनसे बचें, यही परमानेंट इलाज है। जी, धन्यवाद चित्तौड़ा जी। और हर बार की तरह इस बार भी आपने अच्छे प्रश्न उठाए हैं और एक जागरूक श्रोता बने हैं। डॉक्टर साहब, ठीक होने में कितना समय लगता है किसी बीमारी को? वैसे तो सब स्टेज अलग अलग होती होंगी, लेकिन फिर भी एक हम जनरल बात करें। जी, कई बार जैसे सामान्य बैक में मसल स्पाज्म आता है या कोई स्पाज्म गर्दन में आ जाता है तो वो 8 से 10 दिन में चला जाता है। थोड़ा बहुत कभी कोई रूट कंप्रेशन अगर मिल जाता है, हम MRI वगैरह कराते हैं, उसमें रूट कंप्रेशन है तो उसमें कभी कभी 1.5 से 2 महीने या 3 महीने लग जाते हैं, फिजियोथेरेपी वगैरह से ठीक हो जाता है। लेकिन जैसे ब्रेन में स्ट्रोक आ गया है या हेमरेज आ गया है तो उसको पेशेंट को फिर हमें लाइफ लॉन्ग एक तरह से फिजियोथेरेपी उस पर रखना पड़ता है, कंटिन्यू दवा देनी पड़ती है। अगर वो दवा छोड़ देता है तो उसको लकवा दोबारा आने के चांसेस 10 गुना ज्यादा रहते हैं। जी, हम यही बात आपसे पूछना चाह रहे थे कि इलाज जो है वो क्या स्थायी होता है कि एक बार आ गया तो दोबारा नहीं होगा, ऐसा? नहीं, एक बार अगर किसी पेशेंट को लकवे का अटैक आया है तो उसको 10 गुना चांसेस बढ़ जाते हैं सामान्य व्यक्ति से दोबारा आने के। अच्छा। इसलिए उसको दवा कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग चलानी पड़ती है। लेकिन कई बार मरीज दवा छोड़ देता है, दोबारा लकवे का अटैक उसको आता है, तो इसलिए उसको वर्कअप कराना जरूरी है। जी। दूसरी बात, अगर डायबिटीज है और बीपी है किसी को, तो डायबिटीज और हाइपरटेंशन लकवे के बहुत ज्यादा प्रोन पेशेंट हो जाते हैं, उनको कंट्रोल में रखना चाहिए। डायबिटीज और बीपी अगर कंट्रोल में है तो लकवे की चांसेज होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो डायबिटीज, बीपी और अगर एक बार लकवा आया है तो उसकी दवा, ये तो आपको कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग चलानी है। उसमें ऐसा नहीं है आज मेरी शुगर ठीक है अब मैं दवा बंद कर देता हूँ, मैंने गोलियां खा ली हैं, कोई देसी दवा ले ली है, उससे मेरा ठीक हो गया है। आप देसी दवा खाओ, लेकिन जो डॉक्टर ने बताया उसको तो आप कंटिन्यू करो। डॉक्टर साहब, इसी बात को हम अच्छे से जानना चाहेंगे आपसे कि दवा जो है नियमित रखनी क्यों जरूरी है? क्या एक बार हमारा जैसे बीपी कंट्रोल हो जाए, शुगर कंट्रोल हो जाए, उसके बाद दवा का नियमित रखना, इसका क्या कारण है? देखिए, जैसे किसी को डायबिटीज है और उसको शुगर कंट्रोल करने के लिए दवा दी जा रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम है, उसको ऊपर से टेबलेट दी जा रही है ताकि उसकी मात्रा को सही रखा जा सके। अब शुगर उसकी कंट्रोल आ रही है तो कंट्रोल वो दवा की वजह से आ रही है। अगर आप दवा छोड़ देंगे वापस शुगर फ्लक्चुएट होगी और बढ़ जाएगी। इसी तरह से बीपी का है। बीपी में ये होता है जैसे आपके खून की जो नस है उसका दबाव सहने की क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है और लगातार उसमें फ्लो जाता रहता है। एक स्टेज पे आकर के वो दबाव सहने की क्षमता उसकी बिल्कुल खत्म हो जाती है और वो नस फट जाती है, तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है। जब हम दवा देते हैं तो उसकी नस की क्षमता से उसका जो बीपी का जो खून का फ्लो है उसको थोड़ा कम कर देता है, तो उसकी दबाव सहने की क्षमता लगातार बनी रहती है। जैसे बीपी कंट्रोल होता है, दवा छोड़ देते हैं, वापस वो फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाता है। जी, तो हमारे सभी सुनने वालों को ये समझ में आ गया होगा कि दवा क्यों जरूरी है, क्योंकि आप जो ठीक हैं वो दवा की कुछ बीमारियां ऐसी जिनकी लाइफ लॉन्ग चलती हैं, जैसे डायबिटीज है, बीपी है, आप स्ट्रोक है, कोई थायराइड की बीमारी है, ये दवाओं से एक तरह से सप्लीमेंट है, आपकी बॉडी में वो नहीं है, उसको ऊपर से दिया जा रहा है और उन्हीं के कारण आप ठीक है। जी, अब एक छोटी सी बात और जानना चाहेंगे कि आप लोग कहते हैं कि खून गाढ़ा हो गया, उसको पतला करने के लिए दवा दे रहे हैं या नसों की सफाई करनी पड़ेगी, तो ये क्या चीज है? जो खून गाढ़ा हो जाता है उसमें क्या है, प्लेटलेट जो होती है वो एग्रीगेट होकर क्लॉट बना देती है और खून की नस को ब्लॉक कर देती है। खून गाढ़ा और पतला, इसका मतलब होता है कि खून में थक्का बनने की प्रवृत्ति को ज्यादा होना, इसको गाढ़ा बोलते हैं। और पतला करने की दवा इसलिए होती है कि जो उसका गाढ़ापन है या उसकी क्लॉट बनने की क्षमता है उसको कम कर देना और बह सके वो और पानी की तरह उसमें से लगातार वो खून बहता रहे और जहां उस अंग को खून की आवश्यकता है वहां पहुंचता रहे, क्योंकि वो नहीं पहुंचेगा तो वो सेल वहां की डेड हो जाएगी और उसके फिर साइड इफेक्ट आएंगे। जी, और नसों की सफाई का क्या है?
नसों की, वो खून की नसों की सफाई है, वो उसी का ही ली है ये, जैसे एंजियोप्लास्टी वगैरह करते हैं आजकल। जी, एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, श्रवण लाल योगी बोल रहा हूँ मैडम। हाँ श्रवण जी। मैं जानना चाह रहा था डॉक्टर साहब से, जैसे अपन शाम के समय सोते हैं और फिर सब जब हम सुबह उठते हैं तो एक शरीर तो मतलब अकड़न सा हो जाता है, सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाती है, तो ये क्या है डॉक्टर साहब? जी, ये तो सीजनल है, सर्दी जुकाम तो किसी को भी हो सकता है सामान्यतया, लेकिन ये है कि अगर आप एसी को बहुत ही ज़्यादा ठंडा करके सो रहे हैं, रात को आपको पता नहीं रहता नींद में, उससे भी हो जाता है, लेकिन ये सीजनल है, इसका कोई विशेष कारण नहीं है। अच्छा, तो ये रात में क्यों होती है, दिन में क्यों नहीं होती? क्योंकि दिन भर आप परिश्रम करते हैं, आपका खून का सर्कुलेशन ठीक रहता है, तो आपकी जो नेजल म्यूकोजा है उसमें कंजेशन नहीं होता। ये रात की ही बात नहीं है श्रवण जी, शायद डॉक्टर साहब दिन में भी अगर हम लंबे सोते रहेंगे तो ये होगा। हाँ मैडम, क्या है वो आज फिर ये अटेंड से हो जाते हैं सुबह जब अपन उठते हैं। तो आप चलिए, लेकिन नींद में ना चले। ठीक है मैडम, धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद श्रवण जी। अच्छा डॉक्टर साहब, गठिया रोग न्यूरो बीमारी, इससे किस तरह भिन्न है? गठिया रोग जो है वो जॉइंट्स के लिए जो कठिनाई पैदा करता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। गठिया में क्या होता है, जितने भी जॉइंट होते हैं अपने, उसके बीच में एक लुब्रिकेंट्स होते हैं, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाते हैं, अपनी बॉडी में खुद उसके एंटीजन के रूप में काम करता है। तो उसके लिए अलग से एक डॉक्टर होते हैं जिनको रूमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो इस बीमारी को ठीक करते हैं, वो जॉइंट से संबंधित परेशानी की। अधिकतर देखा है कि छोटे जो जोड़ हैं उनमें दर्द के जो मरीज होते हैं, जी हाँ, वो सीधे सोचते हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट के पास चलें। जॉइंट में प्रॉब्लम है तो उसके लिए वो रूमेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें या फिजिशियन से संपर्क करें। जी जी जी। तो कितना खर्च आ जाता है बीमारी के इलाज में? जी, जहाँ तक बीमारी के इलाज का संबंध है, राजस्थान सरकार में जो सरकारी चिकित्सालय हैं उन सब में हर बीमारी का इलाज निःशुल्क है। बहुत अच्छी बात। कोई भी जांच हो, कोई भी रिहेबिलिटेशन हो, कोई भी किसी तरह का ऑपरेशन हो, सब निःशुल्क है। साथ ही जो योजनाएं चल रही हैं, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना है, आयुष्मान योजना है, इनमें जितने भी हॉस्पिटल उनसे जुड़े हुए हैं उनमें भी वो कार्ड दिखा करके अपनी उस योजना का लाभ उठा सकते हैं और वो फ्री में उसका इलाज करवा सकते हैं। तो कीमत का प्रश्न तो इन बीमारियों में उठता नहीं है, केवल और केवल लापरवाही का प्रश्न है। कोई भी पैसा किसी का लगना नहीं है, वो जाएं अपना कार्ड लेके जाएं, और अगर कार्ड नहीं भी है तो सरकारी अस्पताल जो भी पास में है वहाँ पे निःशुल्क है। जैसे कोटा में मेडिकल कॉलेज कोटा है, हर बीमारी का इलाज यहाँ पे निःशुल्क किया जाता है, किसी तरह का कोई पैसा लिया नहीं जाता है, तो कीमत का तो कोई प्रश्न है नहीं। बहुत अच्छी बात है, बस सिर्फ जागरूक होने की आवश्यकता है। और जो भी आपके, जैसे भी डॉक्टर ने बताया कि जो भी आपके कार्ड बनने हैं, भामाशाह संबंधी है या स्वास्थ्य बीमा योजना जैसे कार्ड है, या जो भी सरकार ने योजनाएं चला रखी हैं, समय पर उनसे आप जुड़िए, ताकि वक्त आने पर आपको इधर उधर भाग दौड़ नहीं करनी पड़े और आप समय पर इलाज ले सकें, और वो भी निःशुल्क ले सकें। ठीक है डॉक्टर साहब, अब बात करेंगे हम थोड़ी बहुत भ्रांतियों की। हमने देखा है कि बहुत से ऐसे धार्मिक स्थान भी हैं जहां पर जाकर के लोग ये सोचते हैं कि वहां पर 8 दिन 10 दिन 15 दिन हम रहेंगे तो ठीक होकर के लौटेंगे, और बहुत बार हम अपनी आस्था के साथ वहां जाते हैं, लेकिन वहां इस तरह के मरीजों को देखते हैं तो कष्ट भी होता है और उनकी सोच पर भी थोड़ा हमें अफसोस होता है। तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जहाँ तक धार्मिक आस्था का सवाल है, मैं पहले तो स्पष्ट कर दूं, मैं भी एक आस्तिक व्यक्ति हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है। मैं कहीं भी नास्तिक, और डॉक्टर तो विशेष रूप से आस्तिक होते हैं क्योंकि उन्हीं का नाम लेकर के वो इलाज करते हैं। मैं कहीं से कहीं तक नास्तिक नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ, लेकिन जहाँ तक ये भ्रांतियों का सवाल है, जैसे किसी को लकवा हो जाता है, हम भी देखते हैं यहाँ पास में माता जी हैं, स्थान है, नाम तो नहीं लूंगा जी, पर मरीज शनिवार को वहाँ जाते हैं, वहाँ पे रात भर रुकते हैं, आरती में शामिल होते हैं, सुबह आ जाते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि 100 में से 90 मरीज जो हमारे पास भी आते हैं वो TIA के अटैक होते हैं, TIA ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, जो कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाती है। वो मरीज वहां भी जाकर के ठीक होने हैं और डॉक्टर के यहाँ आके भी ठीक होने हैं, क्योंकि उनको बगैर दवा के भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन उन मरीजों के लिए भी हम यही बोलते हैं कि आप जाएं जरूर, लेकिन दोबारा उसको डॉक्टर को जरूर दिखाएं, क्योंकि जिसको एक बार TIA का अटैक आया है उसको दोबारा स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन मरीज उस पर ध्यान नहीं देता, वो ठीक हो जाता है, उसको लगता है कि वहां जाके वो ठीक हो गया है, डॉक्टर को दिखाता नहीं, फिर दोबारा जब लकवे का अटैक आता है दोबारा जाता है, लेकिन दोबारा ठीक नहीं होता, फिर उसको लगता है कि इस बार कुछ गलती हो गई है। तो कुछ भ्रांतियां हैं कि आप जाएं, भगवान के यहाँ जाएं, मजार पे जाएं, जहां जाना है जाएं, लेकिन डॉक्टर को जरूर दिखाएं। जी, वहां से हमें एक संबल मिल सकता है, एक आत्मिक बल मिल सकता है, एक मानसिक हमें तसल्ली मिल सकती है, वो करें, आप जरूर करें। दूसरी भ्रांति है, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट हमारे
पास आते हैं, उनको लगता है कि ब्रेन ट्यूमर एक लाइलाज बीमारी है, एक बार ब्रेन में ट्यूमर हो गया तो मरीज मरेगा ही मरेगा। ऐसा नहीं है। ब्रेन में 50% के लगभग जो ट्यूमर होते हैं वो सादी गांठ होते हैं, कैंसर के नहीं होते हैं। तो उनको आराम से निकाल करके हम पेशेंट को लाइफ लॉन्ग एक अच्छी जिंदगी जीने को दे सकते हैं। बाकी के जो 50% होते हैं उसमें भी लगभग कम से भी कम 28% ट्यूमर ऐसे होते हैं जो प्राइमरी स्टेज के होते हैं, वो भी रिकवरेबल होते हैं। हार्डली 20% ट्यूमर ऐसे होते हैं जिनको हम ग्रेड 3 या ग्रेड 4 ग्लायोमा में लेते हैं, उनमें भी पेशेंट की लाइफ कम से भी कम 1.5 से 5 साल तक बढ़ा सकते हैं, जो कि ऑपरेशन, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी के बाद पेशेंट लाइफ लॉन्ग जी सकता है। और थोड़ा जो अगर ग्रेड लास्ट की है तो तब भी उसको 2 से 5 साल का टाइम मिल जाता है। तो इलाज बीमारी नहीं होकर के इसका इलाज है, लेकिन वो समय पर कराएं। ऐसा नहीं हो कि कंडीशन इस तरह की हो जाएगी फिर वो इलाज के लायक ही ना रहे। जी। कई बार मिर्गी के दौरे से संबंधित भ्रांतियां होती हैं कि मिर्गी का दौरा आ गया है तो उसको लेकर के वो फिर कहीं भी जूता सुंघा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, इस तरह की करते हैं, कोई मुंह में उसके चम्मच डाल रहा है। तो इस तरह की भ्रांति ना फैलाएं कि वो मिर्गी का दौरा है, उसको इलाज है, उसको डॉक्टर को जाके दिखाएं। वो एक बीमारी है और अगर लगातार उसका इलाज लेते हैं 2 से 5 साल में बीमारी रिकवर हो जाती है। क्योंकि मिर्गी का दौरा भी एक तरह से जो दिमाग की तंत्रिकाएं हैं उनकी अनियंत्रित गति होने की वजह से होता है। दवा देकर उसको नियंत्रण में लाना संभव है। एक कॉलर लेते हैं हम डॉक्टर साहब। हेलो मैडम, नमस्ते। नमस्ते, जितेंद्र बात कर रहा हूँ। हाँ करिए जितेंद्र जी, पूछिए क्या प्रश्न है आपका। मेरा प्रश्न हाँ पूछिए। मेरे एक पैर सुन रहती है, एक पैर में सुन्न रहता है, कमर में दर्द रहता है। पैर में सुन्न रहता है और दर्द रहता है। हाँ, कमर में दर्द। अगर आपको कमर में दर्द है, एक पैर में सुन्न है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया ये लंबर स्पाइन से रिलेटेड एक समस्या हो सकती है। इसको लंबर रेडिकुलोपैथी बोलते हैं। इसके लिए आपको स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर दवा से आराम नहीं आता है तो फिर इसके लिए MRI की जांच होती है, वो जांच करवाई जाती है। उसके बाद देखा जाता है कि दवा से ठीक हो सकता है या ऑपरेशन की जरूरत होगी। जो भी होगा उस वक्त उस MRI के बाद ही डिसाइड कर पाएंगे। जी धन्यवाद जितेंद्र जी। हेलो हेलो हेलो, हाँ नाम बताइए अपना। हाँ प्रमिला जी। हाँ, मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाह रही थी कि 2 महीने से करीबन मेरे है ना 160 से मतलब ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है। आप अपने रेडियो सेट को थोड़ा फोन से दूर रखिए तो आवाज साफ आ पाएगी। देखिए हमारे डॉक्टर साहब भी परिचित हैं इन सब बातों से, तो आप श्रोता हैं, जरा सावधानी बरतें। जी अब आइए आपके बात। हाँ, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि भाई दवाई लेने के बाद भी 160 से कम क्यों नहीं हो रहा है बीपी। अगर बीपी 160 से कम नहीं हो रहा दवा लेने के बाद भी, तो आपको जिस फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट के अंडर में आप ट्रीटमेंट ले रही हैं उनसे दोबारा मिलना चाहिए। वो दवा आपके लिए सूटेबल नहीं होगी, वो दवा को चेंज करेंगे। अच्छा जी, धन्यवाद प्रमिला जी। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि अधिकतर बच्चों के या महिलाओं के पैर में जिसको बाइटा आना कहते हैं, तो वो क्या चीज है? पैरों में बाइटा आना बच्चों में तो एक आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, खून की कमी की वजह से। सामान्यतः सबसे मुख्य कारण यही होता है। वो बच्चों में आजकल दूध पीने की तो रहती है, दूध में आयरन बिल्कुल नहीं के बराबर होता है, आयरन सप्लीमेंट कुछ लेते नहीं है, फास्ट फूड खाने का चलन है, तो आयरन डेफिशिएंसी लगभग आप देखेंगे तो एजुकेटेड फैमिलीज में भी बच्चों में मिलेगी, उसकी वजह से बाइटे आते हैं। लेकिन अगर ओल्ड एज में बाइटे आ रहे हैं तो इसका कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं नसों में अकड़न आ रही है जी। उसका कारण सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। तो आप गर्दन के नीचे तकिया लगाना बंद कर दें। एक उम्र होती है, उसके बाद तकिए को हटा देना चाहिए। अच्छा, तकिया ना लगाएं, करवट पे लें तो तकिया लगाएं, सीधा सोए तो बिल्कुल ना लगाएं, लेटे हुए कुछ ना करें, कोई जर की काम ना करें, आगे झुक करके जैसे झाड़ू लगाते हैं झाड़ू को लंबा ले लें, सीधे खड़े होकर लगाएं। तो इस तरह की समस्याओं से आप बच सकते हैं। जी, एक हमने देखा है किन्हीं के कि शिराएं जो बाल की तरह नीली हो जाती हैं ऊपर। ये मैंने आपको सर्वप्रथम भी बताया था कि खून की नसों से संबंधित बीमारी होती है, इसको वेरिकोज वेन बोलते हैं जी। जो चमड़ी के अंदर जितने भी खून की शिराएं होती हैं वो डायलेटेड हो जाती हैं। तो इसके लिए अगर वो प्राइमरी स्टेज में तो कुछ ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा बड़ी और एंगोर्ज हो जाती हैं तो फिर उसको वास्कुलर सर्जन को दिखाना चाहिए। जी। एक कॉलर और ले लेते हैं डॉक्टर साहब, समाप्ति की ओर हैं हम। हेलो, राधेश्याम चित्तोड़ा बोल रहा था साहब जी। आपका फोन अभी लग गया था राधेश्याम जी, तो इसलिए हम आपसे माफी चाहेंगे। और डॉक्टर साहब चलते चलते बिल्कुल समाप्ति की ओर, 30 सेकंड में आप कुछ कहना चाहें।
आधुनिक जीवन शैली के साथ में आप जो प्राचीन जीवन शैली है उसका एक बैलेंसिंग मोड में जीवन को व्यतीत करिए। सुबह जल्दी उठिए, रात को जल्दी सोइए, खाने में आप प्रचुर मात्रा में जो अपना रॉ मटेरियल है जैसे कि सलाद, फ्रूट्स वगैरह ये लें, दूध वगैरह पीने की चीज़ें ज़्यादा लें, पानी की एडिक्वेट मात्रा लें, घूमने फिरने और व्यायाम के प्रति एक जागरूकता रखें और मेल जोल बनाए रखें, मोबाइल का यूज कम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लकवा स्थायी या अस्थायी अपंगता लाता है, कामकाज और जीवन को मुश्किल बनाता है। अपने को स्वस्थ रखना है, लकवे से बचना है तो डॉक्टर साहब की बातों का ध्यान रखना है, उनके निर्देशों का पालन करना है, उनके बताए बचाव के उपाय अपनाना है। हम सब न्यूरो से संबंधित रोगों से बचाव के उपाय अपनाएंगे, इसी आशा और उम्मीद के साथ आपसे इस कार्यक्रम से लेते हैं विदा। अनुमति आप सभी